Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter work, energy and power. और आज जो हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आज हम लोग यहां पर क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। हो सकता है सवाल इस पे से ही आपको पूछ लिया जाए, हो सकता है ना पूछा जाए, ये तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पर। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम लोग बेटा सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए यहां पर चलेंगे, ठीक है। तो भैया स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले एक बार थोड़ा सा आप लोग एक स्प्रिंग फोर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं। अब स्प्रिंग फोर्स के बारे में यदि मैं पढ़ना चाहता हूं तो भैया सिंपल सी बात ये है, मान के चलो ये आपके पास में ग्राउंड के ऊपर में मान के चलो यहां पर एक स्प्रिंग है और मैंने क्या किया, एक ब्लॉक एम मास का ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है। ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है। अब मैंने इसको नॉर्मली रखा हुआ है तो इसका मतलब ये है, क्लियर दिख रहा है मेरे को कि ये जो स्प्रिंग होगी इस समय ये अपनी नेचुरल लेंथ पर होगी। कहां पर होगी? नेचुरल लेंथ पर है स्प्रिंग। मैं बोला बिल्कुल सही बात है। अब मान के चलो मैंने क्या किया कि इस ब्लॉक को मैंने कोई फोर्स लगाया और स्प्रिंग को एलोंगेट किया। क्या कर दिया? स्प्रिंग को एलोंगेट कर दिया। तो ये ब्लॉक कहीं यहां पर पहुंच गया होगा, यस और नो। अब सोचो कि आप यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? यस लगा रहे हो। तो बदले में स्प्रिंग के अंदर में भी तो एक फोर्स डेवलप हो रहा है, वो है आपका स्प्रिंग फोर्स। वो क्या है? स्प्रिंग फोर्स है। अच्छा, अब यहां पर यदि मैं देखूं तो ये इसकी नेचुरल लेंथ है और ये यहां तक आपका एलोंगेशन हो गया। लेट से मेरा ये जो एलोंगेशन है इसको मैंने एक्स नाम दे दिया, ठीक है, ओके। तो सर इससे बताना क्या चाहते हैं? मैं इससे बताना चाहता हूं कि जो स्प्रिंग फोर्स है ये एक वेरिएबल टाइप का फोर्स है। कैसा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स इज अ वेरिएबल टाइप ऑफ फोर्स। और वो जो फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स जो है, इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है के एक्स से। किससे लिखा जाता है? के एक्स से। मैंने क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज गिवन बाय के एक्स। ये आप लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर के अंदर में पढ़ के आए हुए हैं, वही मैंने के एक्स यहां पर लिखा है। अच्छा, ये के एक्स कौन सी डायरेक्शन में लगता है? तो भैया देखो मैंने क्या किया है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैंने किया क्या है, ये आपकी नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन थी, नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन थी। यहां से मैंने स्प्रिंग को इस साइड में डिस्प्लेस किया है। ब्लॉक आपका इस साइड में डिस्प्लेस हुआ है, मतलब आपकी स्प्रिंग इस साइड में क्या हुई है? डिस्प्लेस हुई है, या मैं बोलूं एलोंगेट हुई है। जब आपका डिस्प्लेसमेंट इस साइड में दिख रहा है तो स्प्रिंग फोर्स पर फोकस कीजिए, आपका स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मैं बोला बिल्कुल सही बात है, यस और दो। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। यदि मैं यहां पर वर्क डन के बारे में लिखना चाहता हूं, आई जस्ट वॉन्ट टू राइट द वर्क डन, तो बेटा वर्क डन आप यहां पर दो चीजों के लिए लिख सकते हो। एक तो हो सकता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और एक हो सकता है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी लिख सकते हो और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स भी लिख सकते हो। लिख सकते हो नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो। तो भैया आप देखो यहां पर मान के चलो पहले मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिख देता हूं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा? तो हमारे पास में ये वेरिएबल फोर्स है कि कांस्टेंट फोर्स है, तो बेटा ये है आपका वेरिएबल फोर्स। और यदि वेरिएबल फोर्स है तो आपको लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर। यस और नो? अरे बिल्कुल सही बात है कि गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब यहां पर वेक्टर के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, हमारे पास साइन वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम लोग इसको बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये जो स्प्रिंग फोर्स है, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही होंगे भाई। मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? भाई यहां पर स्प्रिंग में उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है जितना आप एक्सटर्नल फोर्स यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है धीरे 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 लगाया जा रहा है
और धीरे धीरे ये ब्लॉक यहां पर सरक के आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें मोशन नहीं हुई है, मतलब यहां पर काइनेटिक एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्लॉक को धीरे धीरे सरकाया गया है। तो भैया ब्लॉक ऐसे थोड़ा 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 सरका रहे, तो एफ एक्सटर्नल और स्प्रिंग फोर्स क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि भैया देखो ये जो फोर्स है वो तो है आपका के एक्स, मैं बोला सही बात है। अच्छा, dx की यदि मैं बात करता हूं तो dx तो एज इट इज, और इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, डिस्प्लेसमेंट किधर है और डिस्प्लेसमेंट किधर है और फोर्स की डायरेक्शन किधर है। तो आप यहां पर देखिए एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो आप लिख दोगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन के एक्स dx, और कहां से कहां तक, तो बेटा ये नेचुरल लेंथ है, इसको मैं 0 मान लेता हूं, तो 0 से लेकर के आपने इसको x तक खींचा है, तो इसको इंटीग्रेशन करोगे तो k एक्स स्क्वायर बाई 2, जिसे आप लोग हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। लिख सकते हो, लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं वर्क डन बाय स्प्रिंग, मैंने पूछा वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो भैया अगेन वही स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स है यहां पर, तो आप लिखोगे एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर, सब कुछ कहानी वैसे ही चलेगी, लेकिन इस बार ध्यान दीजिए स्प्रिंग फोर्स के एक्स, ये dx और -1, 0 से लेकर के x, तो ये -1 क्यों आ गया सर जी, तो इसका रीजन समझिए। स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन देखिए किधर है, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, मतलब एंगल 180 और cos 180 मतलब -1, तो वो मैंने वो -1 यहां पर इस्तेमाल कर लिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए माइनस बाहर आएगा, के बाहर आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट वगैरह सब सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर आएगा माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो आप यहां पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, वर्क डन बाय स्प्रिंग और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दोनों में किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, माइनस साइन का फर्क आ रहा है, और ये माइनस साइन का जो फर्क है वो कहां पर है, नेचुरल लेंथ से मैंने इसको क्या किया है, एलोंगेट किया है, नेचुरल लेंथ से मैंने क्या किया है, एलोंगेट किया है। क्या ये बात समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, इतना ही पकड़ना है, यस और नो, मैं बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मैं यहां पर एक चीज यहां पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये है कि मान के चलो, देखो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यहां पर एक चीज आने वाली है आगे, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले यहां पर जरा ध्यान से देखिए, मैं कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोला लेट से, अब वो एक्सटर्नल फोर्स के बारे में भूल जाइए, अब तो सिर्फ हम लोग स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करेंगे। लेट से यदि ये पोजीशन को मैंने नाम दे देता हूं x1, क्या नाम दे देता हूं x1, यदि मैंने इसको नाम x1 दे दिया, तो क्या मेरा ये वाला आंसर x1 स्क्वायर हो जाएगा, हाफ के x1 स्क्वायर हो जाएगा, देखिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और वैसे ही सिमिलरली इसको x की जगह x1 कर दोगे, ये x1 हो जाएगा, तो ये k x1 स्क्वायर हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा, बोलो फटाफट से। अब कई लोग बोल रहे हैं सर ये सब क्यों करवा रहे हो आप, ये क्यों, आप बोल रहे हो कि वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू माइनस का हाफ के x1 स्क्वायर, ये क्यों करवा रहे हो, क्या रीजन होगा, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से देखिए। मैं यहां तक ब्लॉक को सरका के लेके आया, ये x1 पोजीशन है, भाई मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, कैसा कर सकता हूं, मान के चलो मैं इसको और आगे तक लेके जाता हूं, और ये वाली जो पोजीशन है इसे मैंने नाम दे देता हूं, ये है मेरी x2 पोजीशन, ठीक है, कहां तक की पोजीशन है, x2 पोजीशन तक मैंने इसको क्या कर दिया, सरका दिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अब मुझे बताओ कि भैया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा। मैंने बोला कि इफ ब्लॉक इज मूव्ड फर्दर टू x2 पोजीशन, देन वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स या वर्क डन बाय स्प्रिंग, यही सवाल बनते सीधे सीधे, ये सवाल बनेंगे, बस इसमें डेटा बदलेगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो वो लोग क्या लिखा जाएगा, तो अब आप लिखोगे यहां पर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स के लिए, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, मैं कहां से कहां तक की बात कर रहा हूं, फ्रॉम x1 टू x2 तक, तो आप लिखेंगे स्प्रिंग फोर्स, तो आपने लिखा के एक्स, डिस्प्लेसमेंट dx माइनस का 1, कहां से कहां तक, x1 से लेकर के x2 तक। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ब्लॉक इज मूव फर्दर टू x2, तो इसमें कितना वर्क डन हो रहा है, ये मेरा सवाल है, और यही सवाल एग्जैक्टली पूछे जाते हैं आपको, इतना ध्यान रखना इसको।
तो मेरे पास आएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू माइनस का हाफ के, ये आएगा एक्स स्क्वायर, लिमिट लगेगी x1 से लेकर के x2 तक की। सो आपके पास में वर्क डन बाय स्प्रिंग आ जाएगा माइनस का हाफ के x2 स्क्वायर माइनस का x1 स्क्वायर। क्या ये बात सही है? बोलो यस और नो। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब और आगे यदि मैं चाहूं तो ये माइनस साइन को अंदर में डाल सकता हूं, और यदि नहीं चाहता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं इसको वर्क डन बाय स्प्रिंग को एक काम करता हूं, डाल लेता हूं। माइनस को यदि अंदर डाल दूंगा तो उसके बाद में एडजस्टमेंट करके क्या आएगा फटाफट देखो। तो ये आएगा माइनस का हाफ के x2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हाफ के x1 स्क्वायर, जिसे मैं पूरा ऐसे लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू आएगा हाफ के x1 स्क्वायर माइनस का हाफ के x2 स्क्वायर। क्या ये वाली बात आपके दिमाग में आ रही है? यस और नो बोलो फटाफट से। आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो ये दो तीन तरह से लिखवा रहा हूं, उसका कुछ तो रीजन होगा। वो आएगा माइनस को कॉमन लेके हाफ के x2 स्क्वायर माइनस का हाफ के x1 स्क्वायर। सर ये तो पहले भी था ना, फिर इसमें क्या किया आपने? मैंने कुछ किया नहीं है, बस मैं आपको एक दो तीन मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जिसकी आपको आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं आपको कुल मिला के कहानी बता देता हूं। देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैन बी रिटन एज माइनस का हाफ के, एक तो हो गया आपके पास में x2 स्क्वायर माइनस का x1 स्क्वायर, या फिर आपने इसे लिखा है माइनस का हाफ के, माइनस बाहर है, x2 स्क्वायर माइनस का हाफ के x1 स्क्वायर, और एक मैंने यहां पर लिखा हुआ है हाफ के x1 स्क्वायर माइनस का हाफ के x2 स्क्वायर। ये दो तीन फॉर्मूले बस बना दिए और कुछ नहीं किया मैंने। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, डर नहीं लगना चाहिए, एकदम सिंपल चीज मैंने यहां तक करी हुई है। क्या ये बात समझ में आई है? बोला सही बात है। अब मैं आपको एक चीज और रिकॉल करवाता हूं। वो चीज क्या है? मैंने आपको बताया हुआ है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइन किया हुआ है मैंने। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे चुका हूं। जब हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करी थी तो मैंने बताया था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। और कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में मैं आपको एग्जांपल्स वगैरह भी बता चुका हूं, जिसमें मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे कैसे हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो मैं यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर मैं ऐसे लिख दूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, माइनस टाइम्स यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल। ओके, अब ऐसा लिखने का रीजन क्या है? तो ऐसा लिखने का रीजन आपके सामने अभी समझ में आएगा। इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को देखिए तो बेटा ये है आपका वर्क डन बाय स्प्रिंग, और वर्क डन बाय स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। माइनस माइनस का बाहर मैच कर रहा है, यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल यहां पर मैच करते हुए आपको नजर आ रहा है। और इसको और थोड़ा सा अलग लिखना चाहूं तो मैं यहां पर एक चीज और लिख सकता हूं। देखो बस एक कंपैरिजन करवाने के काम आ रहा है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल। क्या ये वाले को आप इससे मैच कर पा रहे हो? देखो इस वाले से, ये वाला हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल, इससे लिंक कर पा रहे हो? चाहे जिससे आप लिंक करके देख लो, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। वो क्या है कि भाई वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग, एंड स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आई कैन राइट यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल बराबर हाफ के x1 स्क्वायर माइनस का हाफ के x2 स्क्वायर। अरे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? U इनिशियल मतलब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये लिख सकता हूं। मैं बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर मैंने एक अजम्पशन ले लिया, लेट्स से इफ x1 बराबर 0, मैंने बोला कि लेट्स से x1 बराबर 0 है, इसका मतलब यह है कि इफ स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ, इफ स्प्रिंग इज at natural length, then we can say that the potential energy is 0. Let's say potential energy of spring is 0. Spring is
जीरो, तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आएगा? इससे जो निकल के आने वाला कंक्लूजन है बहुत ही शानदार कंक्लूजन है, वो क्या हो जाएगा भैया? यू इनिशियल जीरो हो जाएगा, ये चीज जीरो हो जाएगी, तो माइनस टाइम्स यू फाइनल बराबर माइनस का हाफ के एक्स टू स्क्वायर आएगा। सो यू फाइनल बराबर आ रहा है आपके पास में हाफ के एक्स टू स्क्वायर। इससे बस मैं आपको एक ही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ रही है हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या आ रही है? हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब यहां पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां पर के का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट, के का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स का मतलब है एक्सटेंशन या एक्सपांशन इन स्प्रिंग, एक्सपांशन या एक्सटेंशन इन स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ। फ्रॉम कहां से है? ये नेचुरल लेंथ से है। कहां से है? नेचुरल लेंथ से यहां पर एक्सपांशन इन द स्प्रिंग है। ओके, तो मेरे दिमाग में एक सवाल और उठता है, वो सवाल क्या है? सर जी आपने एक्सपांशन के लिए करवाया, यदि कॉम्प्रेशन आ जाएगा तो क्या सेम एप्लीकेबल रहेगा या कुछ अलग हो जाएगा? आप सोचिए और बताइए, सोचिए और बताइए क्या लगता है आपको, सेम होगा या अलग अलग होगा? क्योंकि देखो यहां पर जो सवाल बनते हैं ना, वो सवाल कुछ ऐसे ही सवाल होते हैं, कॉम्प्रेस कर दिया, एलोंगेट कर दिया, नेचुरल लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ पे नहीं है, पहले से कॉम्प्रेस है, बाद में एक्सपांड कर रहे हैं, व्हाटएवर बी द सिचुएशन, आपको आंसर निकालते आना चाहिए। मतलब कैसे? एक काम करते हैं, पहले मैं आपको कॉम्प्रेशन के लिए और बता देता हूं, ठीक है? कॉम्प्रेशन की सिचुएशन क्या होगी जरा देखिए। ये आपका स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, ठीक है, ये मेरे पास में नेचुरल लेंथ पे यहां पर आ गया। फटाफट देखना, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा, उसका रीजन क्या है। अब देखो मैंने इसको क्या कर दिया, स्प्रिंग को कर दिया कॉम्प्रेस, मेरे पास में ये एम मास का ब्लॉक आ गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए एक्स इधर आ गया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा होगा, अब आपका स्प्रिंग फोर्स जो है वो इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट जो है आपका इधर लगेगा। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ध्यान से देखिए मैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स सीधा सीधा ले रहा हूं, तो यहां पर सिचुएशन कैसे आएगी, इंटीग्रेशन के एक्स डीएक्स, और देखो स्प्रिंग फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, मतलब माइनस का 1, जीरो से लेकर के एक्स तक। क्लियर है? अरे भाई जीरो से लेकर के एक्स। अब कई लोग बोलेंगे सर यदि ये नेचुरल लेंथ है तो इसको माइनस एक्स लेना चाहिए। मैं बोला ठीक है बेटा माइनस एक्स ले लो, देखो माइनस लगा दिया यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। भाई कई लोगों के मन में आया होगा ना, सर ये ओरिजिन मान लिया, जैसे आपने नेचुरल लेंथ को यदि मैं ओरिजिन मान लूं तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में तो माइनस डालिए ना, मतलब कोई बुराई थोड़ी है, डाल दो माइनस। अरे भाई क्यों डर रहे हो? माइनस देखो ये वाला माइनस बाहर आएगा, ये वाला के बाहर आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर में एक्स डीएक्स और लिमिट जीरो से लेकर के माइनस एक्स, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही कर रहा हूं मैं। ओके, तो देखो ये क्या आएगा, माइनस का के, लिमिट आएगी, इसको सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगेगी जीरो से लेकर के माइनस एक्स तक। लेकिन जब आप लिमिट लगा भी लोगे तो बेटा यहां तो एक्स का स्क्वायर है ना, तो माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही रहने वाला है, लेकिन बाहर का माइनस नहीं छीड़ा जाएगा। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आ रहा है, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। मतलब यह है कि भैया जब आप एक्स से कॉम्प्रेस करो या एक्सपांड करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वर्क डन बाय स्प्रिंग आपका नेगेटिव ही आ रहा है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, सवाल देखो यहीं पे कंफ्यूज किया जाता है। मैंने क्या बोला, इफ स्प्रिंग इज आइदर कॉम्प्रेस्ड, या तो आपने क्या करा है कॉम्प्रेस किया है, और एलोंगेटेड, या फिर आपने क्या किया है इसे खींचा है फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। कहां से? नेचुरल लेंथ से। या तो आपने उसको कॉम्प्रेस किया है या इलोंगेट किया है, देन वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है आपके पास में, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? और कितना आ रहा है, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। एक सवाल कर लेते हैं, चलो मान के चलो, देखो सवाल कैसा पूछा जाता है, सवाल ऐसे पूछा जाता है, अ स्प्रिंग whose force constant is
100 न्यूटन पर मीटर is elongated by 1 meter and elongated by 1 meter from natural length, find work done by spring। ये सवाल है, फटाफट करो इस सवाल को। कैसे करोगे? तो भैया आपके पास में आंसर आ चुका है। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू आएगा कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आपका आएगा हाफ इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर कर दो तो आंसर आएगा कितना, ये माइनस लगाना मत भूलना, माइनस का 50 जूल। बोलो सवाल समझ में आया क्या? अरे सवाल समझ में आया क्या? वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस का 50 जूल। अरे कर सकते हो, अरे बिल्कुल कर सकते हो। अरे यस और नो, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन यदि इसी सवाल को मैंने बोला व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इफ इट इज elongated by 1 meter from its natural length, ब्रैकेट में k बराबर 100 दे रखा है, ठीक है, ब्रैकेट में k बराबर 100 दे रखा है। अब बताओ क्या करना है? तो अब आप लिखोगे, अब देखो ये सवाल किसके लिए सॉल्व करना है, तो ये सवाल सॉल्व करना है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग लिखी जाएगी, कितनी लिखी जाएगी? तो भैया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, इसमें कंफ्यूजन मत कर देना, हाफ इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर। तो आंसर अभी भी 50 जूल आ रहा है, लेकिन इस बार ध्यान देखिए क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आ रही है 50 जूल निकल के आ रही है, और वर्क डन बाय स्प्रिंग आ रहा है माइनस का 50 जूल। तो ये माइनस का ही साइन का प्रॉब्लम होने वाला है बस आपके साथ में, और वहीं पर आपका सवाल गलत हो जाएगा। जिन्होंने कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुना है उनका आंसर तो सही आएगा, जिन्होंने कॉन्सेप्ट में सुनने में मिस्टेक कर दी है उनका सवाल गलत हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर? अच्छा चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं इसी कॉन्सेप्ट को। देखो चाहिए तो आप इसको देखो, दो मैं रुक चुका हूं, तो आप इसे स्क्रीन को पॉज करके आप लिख सकते हैं। अच्छा और क्या हो सकता है? अब देखो हम लोग एक और सवाल करते हैं। देखो सवाल देखो, अब सवाल के बेसिस पे करवा रहा हूं। सवाल ये है क्वेश्चन में कि मान के चलो, देखो ये आपके पास में एक स्प्रिंग है, ये इसकी नेचुरल लेंथ की पोजीशन है, एम मास का ब्लॉक है, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ की पोजीशन है। अब किसी समय हुआ ये कि ये स्प्रिंग थी नेचुरल लेंथ से एलोंगेटेड, ठीक है, ये क्या है, एलोंगेटेड है, सिंपल सी बात है, एलोंगेटेड है, बहुत सही बात है। अब सवाल ये है कि, सवाल को ध्यान से सुनना, नीले में ही लिखता हूं ना जैसे मैं था। सवाल ये है find work done by spring, find work done by spring to bring it back to natural length from 1 meter elongation, from 1 meter elongation। देखो ध्यान से देखिए सवाल क्या है मेरे पास में, और सॉल्व करने की कोशिश की। ये नेचुरल लेंथ के बराबर वही अपना 100 न्यूटन पर मीटर, वही सवाल करवा रहा हूं जिससे आपको डिफरेंस समझ में आए, डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब बोलो क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए सवाल क्या बोला गया है। सवाल बोला गया है कि आपके पास में स्प्रिंग थी जिसका के 100 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, नेचुरल लेंथ यहां पर है। मैंने क्या किया, स्प्रिंग को पहले से एलोंगेट कर दिया, मतलब 1 मीटर से मैंने खींच के रखा है। अब सवाल यह पूछा गया है कि इसको वापस से नेचुरल लेंथ पर पहुंचाने के लिए वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा। तो बेटा वर्क डन बाय स्प्रिंग जो यहां पर निकल के आएगा, तो अब आप ध्यान से देखना, देखो तरीका वही है, सिंपल है, या तो आप कॉन्सेप्ट लगा लो अच्छे से या फिर आप डेरिवेशन कर लो। तो बेटा देखो कैसे, स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में ही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आएगा इंटीग्रेशन के एक्स डीएक्स 0 से 1 तक। सही बात है। अरे भाई यदि आप नहीं चाहते तो आप एक्स लिख लीजिए, तो रटना नहीं है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग मतलब माइनस आएगा हमेशा, नहीं ऐसा नहीं है। ध्यान रखना सवाल का पैटर्न क्या है, सवाल का पैटर्न क्या है, इसको ध्यान रखते हुए करना है। अरे आर यू, इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू यू? मैं बोला बिल्कुल सही बात है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग आपके पास में आएगा
ये हाफ के एक्स स्क्वायर, और जिसका आंसर आपने लिखना है 1/2 100 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब का 50 जूल। ये आ रहा है प्लस में फिर से। अरे यस और नो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर आ तो रही है। अच्छा, इसको करने का सर कोई और तरीका नहीं है, बार बार ऐसे ही करते रहेंगे क्या? देखो दूसरा तरीका और बताऊं। देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग पूछा है, इसका मतलब यह है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पूछा है। इसका मतलब आप यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल लिख सकते हो ना? अरे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, इतना तो बता दो। मैंने बोला लिख सकता हूं। अब यहां पर ध्यान ये देना है कि इनिशियल पोजीशन कौन सी है और फाइनल पोजीशन कौन सी है। अरे बात समझ में आ रही है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में कौन सी इनिशियल पोजीशन और कौन सी फाइनल पोजीशन, इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा ही नहीं रखना पड़ेगा। मैं बोला सही बात है। अब देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग निकाल रहे हैं, मैं बोला सही बात है। इनिशियल पोजीशन कहां पर है? यहां पर है, तो यहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस इनिशियल लिख देता हूं और हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर, और ये आ जाएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, बस हो गया सवाल। अब देखो कैसे, वर्क डन बाय स्प्रिंग बराबर हाफ इंटू के आपका है 100 इंटू एक्स इनिशियल। तो बेटा हमेशा मैंने आपको सिखाया नेचुरल लेंथ पे 0 है, नेचुरल लेंथ पे क्या है? एक्स 0 है, तो यहां से आप ऑलरेडी यहां पर हो, मतलब कितना आएगा 1 का स्क्वायर माइनस का हाफ इंटू के मतलब 100, और फाइनल पोजीशन कहां पर है? तो आप नेचुरल लेंथ पे आ रहे हो, मतलब ये 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, आंसर 50 जूल ही आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर यहां पर खिचड़ी पक गई हमारे दिमाग में, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपने तो पॉइंट बता दिए, लेकिन हमारे दिमाग के तार अब उड़ चुके हैं, शॉर्ट सर्किट होने ही वाला है, आग लगने ही वाली है। बस अब हमारी इच्छा हो रही है कि सर के बालों को पकड़ें और खींचे जोर जोर से। तो एक बार रिकॉलिंग के तौर पे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, फिर से देखना, रिकॉलिंग करवा रहा हूं। देखो कॉन्सेप्ट हमेशा इतना लगाइए, कॉन्सेप्ट हमेशा क्या लगाइए उसको समझिए। सवाल बनेगा आपका, बिल्कुल श्योरली बनेगा। सवाल कैसे बनाना है? नेचुरल लेंथ को आपको कंसीडर करना। नेचुरल लेंथ का मतलब है ओरिजिन, नेचुरल लेंथ का मतलब आपको क्या मानना है? ओरिजिन मानना है। मतलब ठीक है। दूसरा, क्वेश्चन में यदि पूछा जाता है वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया स्प्रिंग जो है वो है आपका कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आपको यहां पर कॉन्सेप्ट लगाना है वर्क डन बाय स्प्रिंग बराबर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, बस इतना सा ही। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अब कई लोग यहां पे बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, सर कभी यू लिख देते हो कभी पी लिख देते हो। कोई बात नहीं, देखो आप अपना थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए, थोड़ी सी सहायता कर दीजिए मेरी, ठीक है? वो क्या है ना, लिखने का तरीका ये ऐसे स्टैंडर्ड ही है, सब लोग ऐसे लिखते हैं। या फिर आप यहां पे चाहो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग लिख दो, ठीक है? ये आपकी हमेशा हाफ के एक्स स्क्वायर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? ये नहीं बदलेगी। अब आपसे चाहे जैसा सवाल बनवा ले, अब आप कर सकते हैं। जैसे एक और सवाल करवाता हूं मैं, ठीक है? सवाल ध्यान रखना, सवाल को ध्यान से देखना, सवाल को ध्यान से देखना। ये है आपकी नेचुरल लेंथ, ठीक है? नेचुरल लेंथ दिख रही है, यहां पे लिख देता हूं। मान के चलो इधर में, अब देखो सिंपल सी बात है, ये नेचुरल लेंथ है, तो इधर में आपका कॉम्प्रेशन होगा और इधर में आपका एलोंगेशन होगा। ये बात तो तय है, यस और नो? बिल्कुल तय है। अच्छा, अब बेसिकली देखो, जिन्होंने एससी वर्मा देखी होगी वो एससी वर्मा में ये टेबल के फॉर्म में दिया हुआ, तो रटना पड़ जाता है थोड़ा सा। कई लोग कह रहे हैं उसमें देखते रहते और रटते रहते। मैं रादर देन मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है? ओके, चलो अब सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 1 मेरा है कि 1 मीटर कॉम्प्रेस्ड पोजीशन से 2 मीटर एलोंगेशन में वर्क डन बाय स्प्रिंग पूछ रहा हूं मैं हमेशा, ठीक है? और यदि यही सवाल में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा तो क्या होगा? आप वर्क डन बाय स्प्रिंग निकाल दीजिए और बाद में माइनस साइन लगा दीजिए, काम खत्म, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? बोलो इस सवाल को कैसे करोगे? 1 मीटर कॉम्प्रेशन टू 2 मीटर एलोंगेशन, मतलब यहां से लेकर के आपको यहां तक पहुंचाना है। ये है आपका 1 मीटर और ये वाली चीज है आपकी 2 मीटर, बराबर वर्क डन बाय स्प्रिंग पूछा है। मैं बोला सही बात है।
तो वर्क डन बाय स्प्रिंग आपने क्या लिखना है, मैंने बोला यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल, मतलब आप लिखोगे हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस का हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर। मैं बोला बिल्कुल सही बात है, के वही 100 है, सब कुछ वही सवाल में चलवा रहा हूं मैं। तो आपके पास में आएगा हाफ इंटू 100 इंटू एक्स इनिशियल, इनिशियल कहां पर है, कॉम्प्रेस्ड टू एलोंगेशन, मतलब ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। तो ये आएगा -1 का स्क्वायर माइनस का हाफ इंटू 100 इंटू फाइनल। तो बेटा ये इधर फाइनल आ गया है तो ये +2 हो जाएगा, तो आप लिखोगे +2 का स्क्वायर। सॉल्व करना है इसको, तो देखो ये आएगा -50 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 से काटोगे 2 तो -200, तो आंसर आ गया -250 जूल। आंसर कितना आ गया, -250 जूल। सही कर रहा हूं क्या? सॉरी बेटा, सॉरी, ये माइनस नहीं आएगा, ये तो प्लस ही होगा ना। -1 का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, समय पे आ जाए दुरुस्त हो जाए तो वो, तो कितना आएगा, -150 जूल आएगा। ठीक है, -150 जूल आएगा, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं बार बार, कितना आएगा, -150 जूल आएगा। ये सवालों का पैटर्न होता है, स्प्रिंग के जो सवाल होते हैं जनरली ऐसे सवाल यहां पर पूछे जाते हैं जिनसे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यदि आप घबरा गए तो बेटा ये मान के चलिए कि आप अपने सवालों को गलत ही करके आएंगे। वर्क डन बाय स्प्रिंग पूछ रहा हूं मैं यहां पे हमेशा, मैंने हमेशा इतनी देर से क्या बोल रहा हूं, वर्क डन बाय स्प्रिंग, और एक्सटर्नल पूछ लिया तो उल्टा माइनस लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? अरे बोलो ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है? सर इसमें तो क्लियर होने लायक ऐसा कुछ था भी नहीं, ये तो बहुत आसान था। अब एक काम कीजिए फटाफट से, मैंने स्प्रिंग बोल रहा हूं, मैंने स्क्रीन को रखा है ब्लैंक रखा है, मैंने स्क्रीन को रखा है ब्लैंक। उसका रीजन ये है कि मैं आपसे कुछ चीजें करवाना चाहता हूं। चीजें ये है कि जो लेक्चर में अभी तक आपने पढ़ा है, स्क्रीन को पॉज कीजिए। अब स्क्रीन को पॉज करने से पहले सुन लीजिए करना क्या है, नहीं तो पता लगा स्क्रीन को पॉज करके बैठ गया। अब क्या करोगे, जो मैं बताऊंगा वो करना है। जहां से हमने आज का लेक्चर शुरू किया था वहां से लेकर के यहां तक की चीजों को वापस से एक बार रिकॉल कीजिए। क्या करना है आपको, वापस से चीजों को क्या करना है, रिकॉल करना है, और रिकॉल करके फिर आगे बढ़ना है, अदरवाइज दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, स्प्रिंग फोर्स के सवालों में बस एक ही गलती होती है और वो होती है माइनस और प्लस साइन की, इसके अलावा कोई गलती नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? सवाल की लैंग्वेज से आपको पकड़ना है कि स्प्रिंग फोर्स के बारे में वर्क डन बाय स्प्रिंग पूछा होगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछा होगा। ये बहुत टेढ़ा काम होता है, यहीं पे गड़बड़ी होती है। लैंग्वेज को आप पकड़ पाए तो आपके सवाल सही हो जाएंगे, और लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाए तो बेटा आपका सवाल गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑलरेडी आपका डिस्कस किया हुआ है, तो इसके बारे में मैं यहां पर कोई डिस्कस करके अभी आपका टाइम वेस्ट करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखता हूं। अब यहां पर आपको समझ में आ चुका होगा कि भैया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में कौन कौन सी चीजें किस प्रकार से चलती हैं। इज इट क्लियर टू यू? बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब यहां से आगे जो हम लोग बात करेंगे, देखो हम लोगों ने शुरुआत कहां से करी थी चैप्टर की, हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत करी थी इंट्रोडक्शन टू वर्क डन से करी थी। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, फिर वो क्या बोलते हैं एफ एच डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड वाला फॉर्मेट सीखा था। फिर आगे चल के हम लोग एनर्जी पे आए, एनर्जी में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी सीखी, काइनेटिक एनर्जी के बाद में हम लोगों ने क्या सीखा, काइनेटिक एनर्जी के बाद में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी सीखी। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। और इसके अलावा भी होती है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में सीखेंगे, उसका हम लोगों को यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर? ओके, सो अब हमारे पास में एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इसे बोला जाता है ये है आपका हेडिंग है आपके पास में 3 डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम लोगों को यहां पर सीखना है, ये आपके हेडिंग है। यदि आप चाहे तो इस हेडिंग को डाल लीजिए, नहीं चाहे नहीं डालना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पे पहले फोकस कर रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट क्या है इसको जरा पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, तो देखो हम लोगों ने एक बात सीखी है कि भैया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने,
हम लोगों ने सीखा हुआ है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा सीखा हुआ कॉन्सेप्ट है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये मेरा सीखा हुआ कॉन्सेप्ट है। यदि मैं इसको इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए यदि मैं यूज करता हूं तो आई कैन राइट लाइक दिस कि डी डब्ल्यू बराबर माइनस का डी यू। अब देखो, अब यदि मैं पी पी लिखूंगा तो ये गंदा सा लगेगा, इसलिए मैंने इसको माइनस डी यू लिख दिया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस और नो? मतलब मैं लिख सकता हूं इट इंप्लाइज डी यू बराबर का माइनस का डी डब्ल्यू। यस और नो? बिल्कुल लिख सकता हूं। यस और नो? मैं बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक और बात, डी डब्ल्यू की यदि मैं बात करता हूं तो आपके पास में आता है क्या, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स या एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, ऐसा ही कुछ तो भी आता है। यस और नो? मैं बोला बिल्कुल सही बात है। ओके, तो यदि मैं इसको यहां पर ऐसे लिख देता हूं तो मैं यहां से एक चीज और कह सकता हूं, वो ये है कि डी यू बराबर माइनस का एफ डॉट डी एक्स। लिख सकता हूं, लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। अरे बात समझ में आ रही है? एफ डॉट डी एक्स। अब कई लोग बोलेंगे सर हमें यहां पर डाउट है। मैं बोला क्या डाउट है? देखो सर, डी डब्ल्यू बराबर एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, आई एम एग्री, मैं इससे सहमत हूं, बट आई एम नॉट एग्री विद डी यू बराबर माइनस एफ डॉट डी एक्स। सर मैं बोला मतलब क्यों एग्री नहीं कर रहे हो आप, क्या रीजन है भैया आपका एग्री ना करने का? तो मेरा सर रीजन ये है कि सर आपने यदि ये वेक्टर हैं तो वेक्टर के हिसाब से यदि मैं बात कर रहा हूं तो एक बात बताइए, थीटा तो कुछ भी हो सकता है, तो आपने ऐसे कैसे ले लिया? तो इसका मतलब समझिए, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आई एम कंसिडरिंग हियर दैट, यहां पर हम लोगों ने कंसीडर किया है, कंसीडरिंग दैट फोर्स इज इन एक्स डायरेक्शन, ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट इज इन एक्स डायरेक्शन। मतलब एक्स डायरेक्शन में ही आपका फोर्स है और एक्स डायरेक्शन में ही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या मैं ऐसे मान सकता हूं? यस और नो? बिल्कुल मान सकता हूं। तो क्या अब आप इसे वैलिड मानते हो? तो अब आप इसे वैलिड मानते हो तो अब आप लिख सकते हो डी यू बराबर का माइनस का एफ डॉट डी एक्स। यस और नो? सो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एफ बराबर आएगा माइनस का डी यू बाई डी एक्स। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो फटाफट से देखो और इसको जरा पकड़ने की कोशिश करो। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई है? एफ बराबर का माइनस का डी यू बाई डी एक्स, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई देखो, जब मैंने फोर्स को एक्स डायरेक्शन में माना एंड डिस्प्लेसमेंट को भी एक्स डायरेक्शन में माना, तो भैया फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में ऐसा रिलेशन आ गया, एफ बराबर का माइनस का डी यू बाई डी एक्स। मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी को यदि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो मुझे फोर्स का वैल्यू मिलता है, बशर्ते फोर्स आपका एक्स डायरेक्शन में हो। लेकिन यहां पर एक डाउट उठता है हमारे मन में, वो ये है कि भैया क्या जरूरी है कि फोर्स आपका एक्स डायरेक्शन में ही हो जब डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स डायरेक्शन में हो? कोई जरूरी नहीं है। कोई है क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है आपका फोर्स वाई डायरेक्शन में हो या हो सकता है आपका फोर्स जेड डायरेक्शन में हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में आ रहा हो। तो इसका मतलब ये है, इट सिंपली मींस दैट इट इज इनकंप्लीट फॉर्मूला, इट इज इनकंप्लीट फॉर्मूला। बट क्या मैं इसका यूज कर सकता हूं? मैं इसका यूज कर सकता हूं, लेकिन ये इनकंप्लीट है। लेकिन ये क्या है? इनकंप्लीट फॉर्मूला है, इनकंप्लीट है, अधूरा है। ये कब तक वैलिड है? जब तक आपका फोर्स एक्स डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में। या फिर मैं एक्स की जगह वाई लिख दूं तो मैं बोलूंगा फोर्स वाई डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में। या मैं एक्स की जगह वाई की जगह जेड लिख दूंगा तो मैं बोलूंगा फोर्स जेड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट जेड डायरेक्शन में। तब तक के लिए तो ये वैलिड है। लेकिन क्या होगा यदि फोर्स एक्स वाई जेड डायरेक्शन में है? मतलब बेसिकली जो हमारी हेडिंग है 3 डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, तो उस केस में क्या होगा? यही हमारा सवाल है। मतलब क्या कि फोर्स भी आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो फिर मैं सॉल्व कैसे करूंगा? तो हम लोग इसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसे लिख देंगे कि एफ वेक्टर बराबर माइनस का डी यू बाई डी आर, डी यू बाई डी आर इसे लिख देंगे। लेकिन सर जी ये हमारे पल्ले नहीं पड़ा, ये कहां से कैसे आ गया है? तो मैं आपको बता दूं,
बेसिकली क्या है, पहले आप इसका शॉर्टकट में डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। रिजल्ट ये होता है कि इसे लिखा जाता है एफ वेक्टर बराबर माइनस का डबा यू बाई डबा एक्स आई कैप प्लस का डबा यू बाई डबा वाई जे कैप प्लस का डबा यू बाई डबा जेड के कैप। ये इसका फुल फॉर्म बन के आता है। लेकिन यदि आप और इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो यहां पर एक बात के ऊपर आपको फोकस करना है, और वो फोकस किस चीज को लेकर के है, तो भैया यहां पर बेसिकली फोर्स इज डिफाइंड एज, बेसिकली देखो मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं, फोर्स इज डिफाइंड एज एफ वेक्टर बराबर माइनस, ये ऐसा एक साइन लगा होगा जिसके ऊपर में वेक्टर है और ये यू, एफ वेक्टर बराबर माइनस ऐसा ट्राइंगल है, उल्टा ट्राइंगल लगाया हुआ है, इसे बोला जाता है डेल ऑपरेटर। इसे क्या बोला जाता है, ये जो ट्राइंगल है ना, इसे बोला जाता है डेल ऑपरेटर। ये क्या है, ये है आपका डेल ऑपरेटर। इसका एक और नाम होता है, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन डेल ऑपरेटर हम लोग कॉमनली इसका यूज करते हैं। और ये जो डेल ऑपरेटर होता है, बेसिकली ये डेल ऑपरेटर होता है डबा बाई डबा एक्स आई कैप प्लस का डबा बाई डबा वाई जे कैप प्लस का डबा बाई डबा जेड के कैप। इसका मीनिंग ये है, यहां पर ये जो टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, इनका मीनिंग है अपने आप में वो क्या है, डबा बाई डबा एक्स। देखो जो मैं डबा वर्ड यूज कर रहा हूं ना, ये बोलने का तरीका है, ठीक है। तो डबा बाई डबा एक्स का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग y and z कांस्टेंट, कीपिंग y and z कांस्टेंट। तो बचे हुए मीनिंग आपको खुद से लिखने हैं, मैंने एक लिख दिया है। अगला क्या लिखना है, डबा बाई डबा y का लिखना है, और लास्ट में डबा बाई डबा z का लिखना है। हंसने को तो बहुत आ रहा होगा ना सर, क्या ये वर्डिंग चल रही है, डबा डब्बा 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 लगा रखा है। कोई बात नहीं, देखो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। डिफिकल्ट टाइप के हैं तो डरने वाली बात क्यों नहीं है, अरे बेटा कहने को डिफिकल्ट है, अब कहेंगे नहीं तो फिर डर कैसे लगेगा, थोड़ा तो डरना जरूरी है। लेकिन जब हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको हंसने को आएगा, इतना आसान होता है क्या, यस बेटा हंसने को ही आएगा, इतना आसान होता है। ये बात समझ में आ रही है। अब कई लोग बोलेंगे सर ठीक है, लेकिन है ना हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कि सर कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। बेसिक देखो, ये आपको एकदम परफेक्ट ऐसा ही लिखना है, ठीक है। ये आपको रिलेशन याद रखना है, आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में भी ऐसा ही एक रिलेशन आएगा, बिल्कुल सेम रिलेशन आएगा, जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो इस पर एक सवाल करवाता हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो जाए। मैंने सवाल करवाना है, सवाल लिखा है क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज गिवन एज U बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2y क्यूब प्लस का 3z, ठीक है, ऐसे दिख दिया, कोई रैंडम डेटा दिया है, फाइंड द फोर्स, बस इतना सा ही सवाल होता है। अब कई लोग तो इसको देख के वैसे ही डर गए, अब ये करना क्या है, कहां से तो हम लोग इसमें अप्रोच लगाएंगे, कुछ नहीं, क्या दिया है, लिखा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन एज दिस, फाइंड द फोर्स। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि फोर्स वेक्टर इज गिवन एज माइनस डी बाई डी आर, जिसका मीनिंग मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, बाहर माइनस का साइन है, डबा यू बाई डबा एक्स आई कैप प्लस डबा यू बाई डबा वाई जे कैप प्लस डबा यू बाई डबा जेड के कैप। एक बार मेरे को वापस जाके चेक करना होगा, कहीं मैं माइनस साइन लगाते समय भूला तो नहीं हूं, हाँ बाहर माइनस साइन लगा दिया, अंदर सब प्लस है, क्योंकि कई बार क्या होता है पूरे में माइनस लगा के भी लिख देते हैं, ठीक है, तो उससे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसका मीनिंग समझिए, मैंने क्या बताया था इसके अंदर में, डबा बाई डबा एक्स, देखो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं मैं,
डबा बाई डबा एक्स का मीनिंग है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। तो अब यहां पर जो भी चीज होगी साथ में उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पर क्या है, डेल यू है, तो यहां पर सबके साथ में यू लिखना है, वो मैंने लिखा नहीं है, वो यहां पर लिख के दिखा है डबा यू बाई डबा एक्स, यस और नो, बस इसी चीज को पकड़ लीजिए। तो अब आप देखिए डबा यू बाई डबा एक्स तो कितना आएगा, देखो पहले का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा 2x प्लस 0, क्यों, y और z तो कांस्टेंट है, 2 और 3 तो वैसे ही कांस्टेंट, तो आंसर आ गया 2x। डबा यू बाई डबा वाई निकालिए, मतलब डिफरेंशिएशन करना यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आप लिखोगे 0 प्लस का 2 इंटू 3y स्क्वायर प्लस का 0, मतलब आंसर आएगा 6y स्क्वायर। और डबा यू बाई डबा जेड करेंगे तो 0 प्लस का 3, तो आंसर आएगा 3। तो यहां से देख के मुझे बताइए फोर्स क्या लिखा जाएगा, तो भैया एफ वेक्टर लिखा जाएगा आपके पास में कितना, माइनस डबा यू बाई डबा एक्स कितना है 2x आई कैप, प्लस डबा यू बाई डबा वाई कितना है, तो भैया ये है 6y स्क्वायर जे कैप, प्लस 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 डबा यू बाई डबा जेड कितना है 3k कैप, और आंसर खत्म। अब सोचो ये सवाल उल्टा ही तो किया है, आपको पहले फोर्स वेक्टर दिया हो तो क्या आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, उल्टा करना है इंटीग्रेशन। ओ माय गॉड, वर्क डन सिखाया था आपको, याद है, वर्क डन बाय अ फोर्स, तो वर्क डन बराबर आया था इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, वही चीज चल रही है, बिल्कुल वही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। मैंने बोला ठीक है सर जी, इतनी बात हम लोग मान लेते हैं, इसको और यदि खोल खाल के लिखना है तो आप लिखोगे एफ वेक्टर बराबर माइनस का 2x आई कैप माइनस 6y स्क्वायर जे कैप। अब इस फोर्स को देख के बताओ ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। ये देखो x के साथ में x है, y के साथ में y है, तो कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स है, खत्म। आर यू गेटिंग दिस, अरे बात समझ में आई क्या, श्योर है, कर पाओगे ऐसा सवाल आएगा तो, रेयरली पूछेंगे। अब कई लोग बोलेंगे सर x और y को मिला के सवाल करवाओ, तो मिला के जो सवाल होते हैं वैसा सवाल आपको नहीं पूछा जाता है, डायरेक्टली ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। क्लियर है, आर यू श्योर। जैसे कई लोग आप लोगों को याद होगा मैंने एफ एक्स डी एक्स टाइप के सवाल करवाए थे वर्क डन में, तो वैसे सवाल यहां पर पूछने की उम्मीद ना के बराबर है, ठीक है। और इसमें एक और सवाल कौन सा पूछा जा सकता है, वो एक सवाल की वैरायटी और मैं करवा देता हूं। जैसे मान के चलो सवाल है आपके पास में, एक फोर्स आपको दे दिया है, लेट से एफ वेक्टर इज गिवन एज एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस का वाई स्क्वायर जी कैप, एकदम सिंपल सा फोर्स मैंने यहां पर आपको दे दिया है। अब मैंने यहां पर आपसे पूछा है लेट से फोर्स वेक्टर इज गिवन, और मैंने आपसे पूछा है लेट से पोटेंशियल एनर्जी एट 1,2 is 10 joule, then find potential energy at 2,3। क्या ये सवाल पूछ सकता हूं, बिल्कुल पूछ सकता हूं। अब यहां पर आपको बुद्धि का प्रयोग करना है, कैसे, सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई कैप के साथ में एक्स स्क्वायर है, जे कैप के साथ में वाई स्क्वायर है, मतलब आप जानते हो कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। और यदि ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो आप जानते हो यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल बराबर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यू इनिशियल आपको दे रखी है, यू फाइनल आपसे पूछी गई है। अरे भाई यू इनिशियल दे रखी है ना 1,2 पर 10 जूल है, और फाइनल पोजीशन पे यहां पर आपसे पूछी गई है। लेकिन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो कैसे निकालेंगे सर जी, उसमें क्या दिक्कत है बताओ, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अरे भाई है तो ये फोर्स ना, तो आप जानते हैं वर्क डन आएगा इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यदि वेक्टर वेक्टर दे रखे हैं तो बस खत्म, अप्लाई कर दीजिए इस कॉन्सेप्ट को। तो आपने अप्लाई करना है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस का इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। होता तो लिखते, नहीं है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बस मैंने 2 तक ही दिया है। भैया नीट का लेवल है 2 तक पूछ ले वही बहुत है, 2 तक भी नहीं पूछेंगे 1 तक ही पूछेगा, मैंने तो भी 2 का करवा रहा हूं,
मतलब एक्स एफ एक्स भी है और एफ वाई भी है, वो तो आपसे इतने लेवल तक भी नहीं जाएगा। चलो कैसे करेंगे, तो आपने लिख दिया वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई। बोलो लिमिट, भैया लिमिट तो लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी, मैं बोला सही है। तो देखो x की लिमिट कहां से कहां तक है, देखो 1,2 से 2,3 तक, तो 1 से लेकर के 2 तक ये है, और ये बेटा 2 से लेकर के 3 तक है। ध्यान रखना पहली जो लिमिट है वो 1 से लेकर के 2 तक x की लिमिट, और बाद में मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे कंफ्यूजन नहीं हो, 2 से लेकर के 3 तक की, ठीक है। अब ये एक हरा कलर है ग्रीन, या मैं बोलूं ये है x1 y1 से x2 y2 तक, ठीक है। अब तो ठीक है, ये तो किया हुआ है आपका, बस पुट कर दीजिए। तो आपके पास में आएगा कितना x3/3, लिमिट आएगी 1 से लेकर के 2 तक, प्लस y3/3 लिमिट आएगी 2 से लेकर के 3 तक। तो यहां पर आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8/3 माइनस 1/3 प्लस 3 × 27 8/3। तो देखिए कुछ कटने पिटने लायक दिख रहा है क्या, -8/3 प्लस 8/3 कट जाएगा, 26/3। ये आपके पास में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का आंसर आ गया। यू इनिशियल कितना था 10, तो अब आप पुट कर दीजिए यहां पर, तो ये आएगा 10 माइनस का यू फाइनल बराबर 26/3। सो इट इम्प्लाइज यहां पर आपके पास में यू फाइनल आएगा कितना, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू फाइनल आएगा 10 माइनस का 26/3। तो 10 या 30 में से 26 गए तो आएगा आंसर 4/3 जूल, दैट्स द आंसर। अब मैंने डेटा लिया है रेंडमली, कोई अच्छा डेटा होगा तो अच्छा आंसर आएगा, इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये क्या लिखा है 4/3 जूल लिखा है, कई लोग बोलेंगे सर ये क्या लिख रहा है 4/3 जूल। यू जस्ट नीड टू चेक द कैलकुलेशंस ओनली, इससे ज्यादा सवालों का कोई वैरायटी नहीं बनती है। यदि आप सोच रहे हो कि कुछ अलग टाइप का, कुछ डिफिकल्ट टाइप का हम लोगों को पूछा जाएगा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये भैया आज का पूरा टॉपिक था हमारे पास में, और ठीक है हो गया। अब ठीक है एक काम करते हैं, यहां पे रोक लेते हैं आज के टॉपिक को। बेसिकली इसके आगे हमारे पास में एक टॉपिक आएगा जो आएगा पोटेंशियल एनर्जी और एक डिस्प्लेसमेंट के कर्व के बारे में और डिस्कस करना है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अभी आज के लेक्चर को यहां पर रोक लेंगे और वापस एक बार थोड़ा सा रिकॉलिंग करवा देता हूं, जिससे क्या है ना आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, स्प्रिंग फोर्स के बारे में पहले डिस्कस किया। स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, F = kx। स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये आपको पहले से आना चाहिए, पहले से ध्यान होना चाहिए। फिर मैंने यहां पर आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये दो टॉपिक पर मैंने डिस्कस करवाया। तो बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आया आपके पास में ½kx1² और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आया -½ कब, जब नेचुरल लेंथ से आपने x1 डिस्टेंस तक क्या किया, इसको इलोंगेट किया। फिर मैंने इसमें सिखाया कि यदि ब्लॉक को और आगे यदि इलोंगेट किया जाता है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना लिखा जाएगा, तो ये आपने डेरिवेशन किया, तो ये आपके पास में आ रहा है ½ kx1² माइनस का ½ kx2²। वर्क डन बाय स्प्रिंग आया है कितना, ½ kx1² माइनस का ½ kx2² आया। फॉर्मूला टाइप में याद रखना है, सिंस हम लोग जानते हैं स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर, तो मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल। और यहां से मैंने बोला कि लेट से यदि x1 = 0 हो, मतलब स्प्रिंग आपकी नेचुरल लेंथ पे, और नेचुरल लेंथ पर यदि मैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लूं, तो मेरे पास में स्प्रिंग की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ½ kx2² आ रही है। इसका मतलब यह है कि भैया आपकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ½ kx² होती है किसी भी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, जहां पर k का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट है और x जो है वो है एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ। आगे चल के मैंने इसको प्रूव किया कि सिर्फ एक्सटेंशन हो तो ही जरूरी नहीं है, आपका कंप्रेशन होगा तो भी यही सेम कॉन्सेप्ट आपका एप्लीकेबल होगा, जिसको हम लोगों ने यहां पर डिराइव करके भी दिखा दिया। भैया वही आंसर आ रहा था। आगे बढ़े हम लोगों ने, तो मैंने यहां पे लिख दिया भैया कि इफ स्प्रिंग इज आइदर कंप्रेस्ड और एलोंगेटेड फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, तो आपका वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव आता है,
और यदि उल्टा करूंगा तो आपके पास में आंसर पॉजिटिव आएगा। टेबल आपको मैंने बताया, एससी वर्मा में टेबल दे रखी है, उसको देख लेना, वहां पे वैसा ही कुछ दिया हुआ है। फिर आगे चल के हम लोगों ने एक सवाल किया, एक न्यूमेरिकल बनाया। मैंने बोला भैया नेचुरल लेंथ से 1 मीटर एलोंगेट किया तो आपका वर्क डन बाय स्प्रिंग तो माइनस का 50 जूल, यदि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा होता तो आपका प्लस 50 जूल आता था। फिर आगे चल के मैंने व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इफ इट इज एलोंगेटेड बाय 1 मीटर, तो मैं यहां पर एक न्यूमेरिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एलोंगेट कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या है, नेचुरल लेंथ से आप कितना दूरी हो वो दूरी के हिसाब से आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर हम लोगों ने यहां पर यू इनिशियल माइनस यू फाइनल का लगा के मतलब एक सवाल करवाया मैंने कि भैया कैसा होगा यदि मेरे पास में मान चलो पहले से स्प्रिंग एलोंगेटेड है और एलोंगेटेड से उसको मैं नेचुरल लेंथ पर वापस लेके आ रहा हूं, एलोंगेटेड फॉर्म से नेचुरल लेंथ पर वापस लेके आ रहा हूं, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आ रहा है, तो इस बार वर्क डन बाय स्प्रिंग 50 जूल आ रहा है प्लस वाला, क्योंकि देखो स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आंसर पॉजिटिव आने वाला है वर्क डन बाय स्प्रिंग के लिए। क्लियर है, श्योर है, ओके। सो ये वर्क डन बाय स्प्रिंग आ गया हमारे पास में। ऐसे आगे बढ़े हम लोग, तो यहां पर आगे बढ़ने पर क्या हो गया, नेचुरल लेंथ का मतलब ओरिजिन, मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट यहां पर सिखाया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आपकी हमेशा हाफ की एक्स स्क्वायर आ रही है। फिर मैंने एक सवाल करवाया जो जनरली आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा, 1 मीटर कॉम्प्रेस है, इसको 2 मीटर एलोंगेट कर दिया, तो इस समय वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आएगा, तो हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर। इज इट क्लियर टू यू? ये अब यही सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है, 2 मीटर एलोंगेटेड और 1 मीटर कॉम्प्रेस कर दिया, तो आपका इनिशियल पोजीशन यहां पर आएगी 2 और यहां पर आएगी -1। स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव आता है डेटा। हालांकि मेरे से यहाँ पे मैंने पहले इसको माइनस कर दिया, लेकिन बाद में सॉल्व करके दिमाग में आया कि अरे यार ये तो गलती हो गई, -1 का स्क्वायर तो +1 ही आएगा, तो वो सॉल्व करके -150 जूल, इसको भी मैंने करेक्ट कर दिया था। आगे आ गए, यहां से हम लोगों ने 3 डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी जो चीजें हैं इस पे फोकस नहीं करना है आपको, फाइनल इस पे ध्यान रखना है। यहां पर भी मैंने बोला कि ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है, इनकम्प्लीट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग आगे चल के अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स या इक्विलिब्रियम, ये 3 कंडीशन पे आगे यहां से हमारी चर्चा शुरू होने वाली है आने वाले लेक्चर में ना। इसके आगे जब मैं बढ़ता हूं तो मैंने लास्ट में आपको इतना बोल दिया भैया कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, F बराबर माइनस का W बाई डबा एक्स आई कैप, W बाई डबा वाई जे कैप, W बाई डबा जेड के कैप। डबा का मतलब क्या है, डबा बाई डबा एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जहां पर y और z को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। तो इसके लिए मैंने एक सवाल भी करवाया, तो देखो पूरे का डिफरेंशिएशन कर करके दिखाया मैंने, एक एक स्टेप किया, फाइनल आंसर यहां पर निकालना सिखाया। इसके बाद में एक सवाल उल्टा भी करवाया कि भैया ऐसा भी कोई सवाल बन सकता है, इसमें जो जो चीजें वेरिएबल है वो कोई भी पूछी जा सकती हैं। मतलब मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, u इनिशियल माइनस u फाइनल बराबर इंटीग्रेशन fx dx प्लस इंटीग्रेशन fy dy प्लस इंटीग्रेशन fz dz। ये है आपका x1 से लेकर के x2 तक, y1 से लेकर के y2 तक, z1 से लेकर के z2 तक। अब इसमें से वो क्या पूछना चाहता है वो अपनी मर्जी से पूछ सकता है। ऐसा भी यदि कोई सवाल आता है तो आप उसे कर पाने चाहिए, ये मेरी आप लोगों से एक उम्मीद है, ठीक है। सो इसी के साथ में बेटा हमारा आज का ये सेशन, यहाँ पे आज का लेक्चर समाप्त होता है। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए